हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने विश्व इतिहास की क्लास में पहले पढ़ा वर्साई की संधि के बारे में कि वर्साई की संधि क्या थी, किन किन देशों ने इसका प्रतिनिधित्व किया। हमने इसमें ये पढ़ा बच्चों कि वर्साई की संधि में मुख्य रूप से 3 भाग रखे गए। एक तो पहला था सीमा व्यवस्था का निर्धारण, निशस्त्रीकरण और दूसरा क्षतिपूर्ति का निर्धारण। तो सबसे पहले हम इसको क्रमबद्ध रूप में पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग सीमा व्यवस्था, जिसमें हम पहले सबसे पढ़ेंगे। हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं कि अल्सास और लोरेन के क्षेत्रों को लेकर फ्रांस और जर्मनी के बीच में काफ़ी मतभेद की स्थिति थी। अब जब जर्मनी को एक दोषी के रूप में सामने रखा गया, उससे संधि समझौते पत्र पर जब मजबूरी में हस्ताक्षर करवाए गए, जबरन हस्ताक्षर करवाए गए, तो इस शांति समझौते के द्वारा, वर्साई की संधि के द्वारा अल्सास और लोरेन के प्रदेश जर्मनी से लेकर के फ्रांस को सौंप दिए गए। लेकिन क्लीमेंशो अल्सास और लोरेन से संतुष्ट नहीं था। वो और अधिक क्षेत्रों पर अधिकार करके फ्रांस का साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। यूपेन, मार्सनेट व मेलमिडे प्रदेश बेल्जियम को, मेमेल क्षेत्र लिथुआनिया को और पोलैंड को समुद्र क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए जर्मनी के बीचों बीच का एक विस्तृत भूभाग, जिसमें पश्चिमी प्रशा और पोसेन का क्षेत्र शामिल था, वो पोलैंड को दे दिया गया, जो आगे चलकर पोलिश गलियारे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इससे क्या हुआ, जर्मनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि पूर्वी प्रशा शेष जर्मनी से अलग हो गया। इसके बाद डेंजिंग के क्षेत्र को स्वतंत्र नगर के रूप में राष्ट्रसंघ के अधीन रखा गया और पोलैंड को यहाँ पर विशेषाधिकार प्रदान किए गए। जर्मनी का जो सार बेसिन का क्षेत्र था, कोयले का एक प्रमुख क्षेत्र था जर्मनी का, उसको 15 वर्ष की देखरेख के लिए राष्ट्रसंघ की देखरेख में वहाँ पर फ्रांस का अधिकार स्थापित कर दिया गया और यह निर्धारित किया गया कि इसके बाद यह क्षेत्र फ्रांस के पास ही रहेगा या जर्मनी को सौंप दिया जाएगा। इस संबंध में क्या किया जाएगा, जनमत संग्रह करवाया जाएगा और यदि जर्मनी के पक्ष में जनमत संग्रह होता है तो जर्मनी को वहाँ की खानों को, जो जितनी भी खानें थी, उनको पैसे देकर फ्रांस से खरीदना पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था की गई। कील नहर जोन क्षेत्र का असैन्यीकरण कर दिया गया। राइनलैंड के प्रदेश का भी असैन्यीकरण कर दिया गया और कील और राइन दोनों क्षेत्रों को तटस्थ कर दिया गया। जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बंदरगाहों, रेल यातायात, सड़क आदि पर नियंत्रण रखने के लिए राइन आयोग का गठन किया गया। मित्र राष्ट्रों ने जर्मन उपनिवेशों को विभिन्न गुप्त संधियों के द्वारा आपस में बांट लिया। पूर्वी अफ्रीका, टांगानिका का ज़्यादातर हिस्सा, जो पहले जर्मन के उपनिवेश थे, इंग्लैंड के हाथों में चला गया और इसका कुछ क्षेत्र पुर्तगाल और बेल्जियम को दिया गया। कैमरून और टोगोलैंड को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। रुआंडा, उरुंडी का क्षेत्र बेल्जियम को और दक्षिणी अफ्रीकी संघ को सौंप दिया गया। प्रशांत महासागर में जर्मनी के जितने भी क्षेत्र थे, उनको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान ने आपस में बांट लिया। समुद्र के जितने भी उपनिवेश थे, समुद्र पार उपनिवेश, उनको जापान को, और सेमुआ द्वीप जो था जर्मनी का, उसको न्यूजीलैंड को दे दिया गया। लक्ज़मबर्ग को स्वतंत्र राज्य घोषित करके उसको तटस्थ क्षेत्र मान लिया गया। इसके बाद डेंजिंग शहर की स्वतंत्रता स्थापित की गई, ये हमने पहले भी पढ़ा, और पोलैंड को यहाँ पर विशेषाधिकार देकर इसको पोलैंड के अधीन कर दिया गया। हंगरी को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। चेकोस्लोवाकिया नामक एक नया राज्य स्थापित किया गया।
यूगोस्लाविया नामक नया स्लाव राज्य स्थापित हुआ। इटली को टाइरोल का क्षेत्र दिया गया। इस प्रकार इस सम्मेलन में शामिल सभी देशों को जर्मनी के सभी क्षेत्रों को कई भागों में विभक्त करके उनको सौंप दिया गया, जिससे जर्मनी को काफ़ी नुकसान हुआ और काफ़ी क्षति पहुंची। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे क्षतिपूर्ति। इसके तहत जर्मनी सिविल संपत्ति के नुकसान का भुगतान जर्मनी द्वारा किया जाएगा। युद्ध में जितनी भी महिलाएं विधवा हुई हैं युद्ध के कारण, उनको जर्मनी के द्वारा पेंशन दी जाएगी। जर्मनी द्वारा दी जाने वाली राशि क्षतिपूर्ति आयोग के द्वारा निर्धारित की जाएगी। 1600 टन से अधिक भार के जहाज जर्मनी को समर्पित करने होंगे। सार बेसिन 15 वर्ष के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में फ्रांस को दिया गया। फ्रांस की कोयले की मांग की आपूर्ति जर्मनी द्वारा की जाएगी। ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि भी क्षतिपूर्ति आयोग ही निर्धारित करेगा। इस तरह से उन पर प्रावधान रखे गए। इस संधि के द्वारा जो जर्मनी पर प्रतिबंध लगाए गए, उससे जर्मन प्रदेश का 8वां भाग और 70 लाख व्यक्ति कम हो गए। उसके सारे उपनिवेश, 15% कृषि योग्य भूमि, 12% पशु और 10% कारखाने उससे छीन लिए गए और उसके व्यापारिक जहाज 57 लाख टन से घटाकर केवल 5 लाख टन तक सीमित कर दिए गए। ब्रिटेन की नौसैनिक क्षमता से उस प्रतिस्पर्धा करने वाली जर्मनी की नौसैनिक शक्ति को काफ़ी सीमित कर दिया गया। उसके कोयले के क्षेत्रों पर, लौह अयस्क के क्षेत्रों पर और अन्य खनिजों के क्षेत्र से भी उनको हाथ धोना पड़ा। क्षतिपूर्ति के नाम पर उसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस तरह से जर्मनी को वर्साई की संधि के द्वारा 231 के अनुसार युद्ध और उसकी आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी पर क्षतिपूर्ति की इतनी राशि लाद दी गई कि उसको देना उसके लिए संभव नहीं था। कई प्रबुद्ध व्यक्तियों ने वर्साई की संधि के प्रावधानों का आलोचना करी। चर्चिल के अनुसार संधि की क्षतिपूर्ति संबंधी जो धाराएं थी, इस सीमा तक अहितकर और मूर्खतापूर्ण थी कि ये आगे भविष्य में चलकर निरर्थक दिखाई देती हैं। निशस्त्रीकरण के अंतर्गत जर्मनी की सेना को 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। जर्मनी के सभी नौसैनिक जहाज जब्त कर लिए गए और उसको 6 युद्धपोत, उतने ही गश्ती जहाज और विध्वंसक रखने की अनुमति दी गई। पनडुब्बियों के निर्माण से जर्मनी को वंचित रखा गया। सैनिक अधिकारियों के अधिकारों को कम किया गया। ऑस्ट्रिया की सेना को 30,000 सैनिकों तक सीमित किया गया। हंगरी की सेना को 35,000 सैनिकों तक सीमित रखा गया। बल्गारिया की सेना को 20,000 सैनिकों तक सीमित रखा गया और जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्र जितने भी थे, उनके लिए अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण को समाप्त कर दिया गया। जो राइनलैंड का क्षेत्र था, उसको सैन्य विहीन क्षेत्र घोषित कर दिया गया और जर्मनी पर जो निशस्त्रीकरण की योजना लागू की गई थी, उस पर नियंत्रण रखने के लिए जर्मनी के खर्चे पर ही मित्र राष्ट्रों का एक सैनिक आयोग बनाया गया, जो सारी गतिविधियों पर नियंत्रण रखेगा। इस तरह से वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी को सैनिक दृष्टि से भी पंगु बनाने का प्रयास किया गया और उसको काफ़ी कमज़ोर बनाने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त मित्र राष्ट्रों ने युद्ध के बाद
इस संधि के माध्यम से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान के न्यायाधीशों का एक न्यायालय बनाया और केसर विलियम द्वितीय पर मुकदमा चलाने का प्रयास किया, लेकिन जब उसने नीदरलैंड में शरण ले ली तो उस पर मुकदमा चलाना संभव नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में मित्र राष्ट्रों द्वारा 12 अपराधियों पर यह मुकदमा चलाया गया, जिसमें से 6 अपराधियों की दोष सिद्धि होने पर उनको कारावास की सज़ा दी गई। इसी तरह से पेरिस शांति सम्मेलन में कई प्रदेशों को लेकर जो मित्र राष्ट्र थे उनमें मतभेद की स्थिति हुई और हम देखते हैं बच्चों कि किस तरह से ऑस्ट्रिया, हंगरी और जितने भी सहयोगी राष्ट्र थे जिन्होंने जर्मनी का सहयोग किया था, वर्साई की संधि के माध्यम से उन पर किस तरह से बाध्यकारी प्रावधान लागू किए गए, उनका शोषण किया गया। एक तरह से यह पूर्णतः युद्ध विराम समझौता न होकर कुछ वर्षों के लिए स्थापित की जाने वाली शांति थी, जिनका परिणाम दिखाई दे रहा था कि भविष्य में काफ़ी इसके भयानक परिणाम होंगे। जर्मनी जिस पर बाध्यकारी रूप से ये प्रावधान लागू किए गए थे, वो कभी न कभी इसका बदला अवश्य लेने वाला था। इस तरह से ये प्रमुख प्रावधान हैं जिनमें आप इसी तरह से पढ़िएगा कि इसका परिचय दीजिए पहले और इसके बाद इसके प्रावधान बताइए कौन कौन से इसके प्रावधान हैं और ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।